जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कंपटीशन की दुकान पर। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये लेक्चर नंबर 8 है। इसके पहले 7 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और हमने लगभग 200 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ठीक, तो ये लेक्चर नंबर उसका 8 है। तो इसमें हम लोग सीखेंगे आज क्वेश्चन नंबर 201 से। इसके पहले के सभी लेक्चरों में 200 नंबर तक कंप्लीट कर चुके और ये एसएससी एमटीएस के हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, क्योंकि इस समय एमटीएस की वैकेंसी चल रही है। यदि आप लोगों ने फॉर्म भी नहीं भरा तो जल्द से जल्द उसको भर दीजिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है, दिलवाड़ा मंदिर भारत के किस बेहतरीन और अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध खालिस्तान मंदिरों में से एक है। कहने का मतलब जो दिलवाड़ा मंदिर भारत के सबसे बेहतरीन और अपने स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, तो वो किसका मंदिर, तो वो है आपका ऑप्शन देखते हैं। पहला लिखा हुआ है बौद्ध, फिर लिखा है हिंदू, फिर लिखा है जैन और फिर लिखा है सिख। यानी किनका ये मंदिर है, तो कहने का मतलब ये जैन मंदिर है। यानी जो दिलवाड़ा मंदिर है वो भारत के सबसे बेहतरीन और अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध जैन मंदिरों में से एक है। ठीक, तो ये हो गया 101 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102 नंबर। लिखा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। यानी ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन चुका है, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 203 नंबर। लिखा है, चोल, फिर लिखा है चेर और पांड्य राजवंश, फिर लिखा है भारत के किस प्राचीन काल के शासक थे। यानी चोल, चेर और पांड्य राजवंश, जो ये तीनों राजवंश है, भारत के किस प्राचीन काल के शासक थे। तो ऑप्शन देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन दिया गया महाजनपद काल, दूसरा दिया गया गुप्त काल, तीसरा दिया गया मौर्य काल और चौथा लिखा है संगम काल। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका कौन सा, संगम काल। यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। कहने का मतलब चोल, चेर और पांड्य ये जो राजवंश हैं ये भारत के संगम काल के शासक थे। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 204 नंबर। लिखा हुआ है, 1917 में किस भारतीय आंदोलन में पहली बार नील बागानों की समस्याओं को प्रकट किया गया। ध्यान से समझो बात को। कहने का मतलब तेरा 1917 में किस भारतीय आंदोलन में पहली बार नील बागानों की समस्याओं को प्रकट किया गया। ऑप्शन देखिए क्या लिखा है। वो पहला ऑप्शन लिखा है खेड़ा सत्याग्रह, दूसरा लिखा है चंपारण आंदोलन, तीसरा लिखा है असहयोग आंदोलन और चौथा लिखा है अहमदाबाद मील हड़ताल। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका चंपारण आंदोलन। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन। लिखा है, 1917 में किस भारतीय आंदोलन में पहली बार नील बागानों की समस्याओं को प्रकट किया गया, तो वो था आपका चंपारण आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 105 नंबर। लिखा है, बौद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों में प्रार्थना कक्षों को फिर खालिस्तान कहा जाता है। यानी जो बौद्ध स्थापत्य कला है उसके स्मारकों में प्रार्थना कक्षों को कहा जाता है चैत्यगृह। ठीक, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका पहला चैत्यगृह। फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन। लिखा है, बौद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों में प्रार्थना कक्षों को चैत्यगृह कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 206 नंबर। लिखा है, भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को खालिस्तान के साथ फांसी दी गई थी। यानी आपको याद होना चाहिए पॉइंट, इसमें 3 लोगों को एक साथ फांसी दी गई थी। कब दी गई थी, 23 मार्च 1931 को। तो वो 2 लोग और कौन थे, एक तो हो गए भगत सिंह जो आपका क्वेश्चन में दिया गया, तो दूसरे थे आपके सुखदेव और राजगुरु। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर लोगों को ये पता होता है। यानी सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को 23 मार्च को सन 1931 को एक साथ फांसी दी गई थी। कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो 23 मार्च को। अगर आपसे सन भी पूछे तो 23 मार्च 1931 को। किन 3 लोगों को, तो सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह। तो ये हो जाएगा आपका 206 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं 207 नंबर। 207 नंबर क्या लिखा हुआ है देखिए। लिखा, किस लोधी शासक 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी से का वास्तविक नाम निजाम खां था। कहने का मतलब कौन सा वो लोधी शासक था जिसका वास्तविक नाम निजाम खां था। तो पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है,
पहला ऑप्शन लिखा हुआ है सिकंदर लोदी, दूसरा लिखा है बहलोल लोदी, तीसरा लिखा हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और चौथा लिखा हुआ है इब्राहिम लोदी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा सिकंदर लोदी। यानी सिकंदर लोदी का दूसरा नाम क्या था, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो सिकंदर लोदी का दूसरा नाम था निजाम खां। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 208 नंबर लिखा हुआ है चौसा और कन्नौज के युद्ध में किस शासक ने हुमायूं को पराजित किया था। तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है, मोहम्मद आदिल शाह, दूसरा लिखा है इस्लाम शाह, तीसरा लिखा है अली आदिल शाह द्वितीय और चौथा लिखा हुआ है आपका शेर शाह। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, शेर शाह। कहने का मतलब शेर शाह जो था आपका और जो हुमायूं था, इन दोनों के दो युद्ध हुए, एक चौसा का युद्ध और एक कन्नौज का युद्ध, और दोनों में हुमायूं हारा था और शेरशाह जीता था। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। कहने का मतलब क्वेश्चन से ही आप समझ जाओ, लिखा हुआ है चौसा और कन्नौज के युद्ध में किस शासक ने हुमायूं को पराजित किया, यानी शेरशाह नामक जो शासक था उसने हुमायूं को हराया चौसा के युद्ध में और कन्नौज के युद्ध में। अगर आपसे पूछा जाए कि चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो आपका आंसर कौन कौन से सही हो जाएंगे, हुमायूं और शेरशाह। ये हिस्ट्री है, कैसा भी क्वेश्चन घुमाया जा सकता है। आप हर टाइप से प्रिपेयर होके जाइए ताकि कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर वो आपने पॉइंट पढ़ा है तो उससे रिलेटेड चाहे जैसा क्वेश्चन बने वो ज़रूर से ज़रूर सही करके आना है। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 209 नंबर लिखा हुआ है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ द नेशन की उपाधि किसने दी थी। यानी कहने का मतलब महात्मा गांधी को भारत में राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, यानी भारत के जो राष्ट्रपिता हैं वो कौन है, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने पहली बार कहा था। ठीक, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोगों को पता होता है सुभाष चंद्र बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस ने फादर ऑफ द नेशन की उपाधि यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा था। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। ध्यान से सही से पढ़ के जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 210 नंबर लिखा हुआ है महाबोधि मंदिर परिसर खालिस्तान के जीवन से सीधा संबंध है। यानी जो महाबोधि मंदिर परिसर है उसका किससे संबंध है, तो वो भगवान बुद्ध। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। यानी महाबोधि मंदिर परिसर जो है का भगवान बुद्ध के जीवन से सीधा संबंध है। भगवान बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध, जिसको हम गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। इनका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बनता है कि भगवान बुद्ध को किस राज्य में, किस पेड़ के नीचे और किस स्थान में, 3 क्वेश्चन हो गया, फिर ध्यान से समझो, किस राज्य में, कौन से पेड़ के नीचे और किस स्थान पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो राज्य हो गया आपका बिहार, स्थान हो गया बोध गया और पीपल के पेड़ के नीचे। आई होप बात को समझ गए होंगे। यानी भगवान बुद्ध को, या जिनको गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, इनको बिहार के बोधगया नामक स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था और पीपल के पेड़ के नीचे। और महाबोधि मंदिर परिसर का संबंध इन्हीं से, इनसे जिनको भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 211 नंबर लिखा हुआ है ब्रिटिश सरकार द्वारा चंपारण कृषि कानून कब पारित किया गया था। यानी जो ब्रिटिश सरकार यानी जो अंग्रेजों की सरकार थी, इसमें जो चंपारण कृषि कानून था ये कब पारित किया गया था। ठीक, तो ये पारित किया गया था आपका 1918 ईस्वी में। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। यानी ब्रिटिश सरकार का मतलब अंग्रेज, जिन लोगों ने हम लोगों को गुलाम बनाया था। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो चंपारण कृषि कानून था वो सन 1918 ईस्वी में पारित किया था। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 212 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन फारस के राजा का एक राजदूत था जिसे विजयनगर भेजा गया था। ध्यान से समझो, यानी कौन सा वो फारस का राजा था, यानी कौन सा वो राजदूत था, ठीक, जिसे विजयनगर भेजा गया था। तो अब्दुल रज्जाक। कहाँ पर ऑप्शन है, पहला दिया क्या है, निकोलो दे कांति, फर्नावो नूनीज, फिर लिखा है दुआर्ते बरबोसा, फिर लिखा है अब्दुल रज्जाक। ठीक, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, अब्दुल रज्जाक, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी फारस के राजा का एक राजदूत था जिसे विजयनगर भेजा गया था, उस राजदूत का नाम था अब्दुल रज्जाक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 213 नंबर लिखा हुआ है किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय क्रांति जननी मदर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन के तौर पर जाना जाता है। फिर से समझो, फिर से पढ़ लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस स्वतंत्रता सेनानी को
भारतीय क्रांति की जननी यानी मदर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन के तौर पर जाना जाता है, तो वो है आपके मैडम भीकाजी कामा। ऑप्शन कहाँ पर है? पहला ऑप्शन। ठीक, तो ए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, मैडम भीकाजी कामा। इनको मदर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 214 नंबर लिखा हुआ, दिल्ली सल्तनत के अधीन भारत में धनवान मुसलमानों पर एक धार्मिक कर खालिस्तान लगाया गया था। यानी दिल्ली सल्तनत के अधीन भारत में धनवान मुसलमानों पर एक धार्मिक कर लगाया गया था, तो वो था आपका जकात। उसको क्या कहते हैं? जकात। यानी ये मुसलमानों पर लगा था और ये धार्मिक कर था, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? जकात। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 215 नंबर लिखा है, विरूपाक्ष मंदिर खालिस्तान फिर में स्थित है। यानी जो विरूपाक्ष मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर आपका हम्पी में स्थित है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, हम्पी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा मंदिर कहाँ स्थित है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कुछ समय बाद आपको एक वीडियो लेक्चर मिलेगा जिसमें कौन सा मंदिर कहाँ स्थित है पूरे मंदिरों की चर्चा हम लोग उस लेक्चर में करेंगे। पहले हम इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लें जो आपके 2022 में एसएससी एमटीएस में आए थे, फिर जो आपके 21 में आए थे, फिर जो आपके 20 में आए थे। ठीक, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट अभी क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ये वही क्वेश्चन जो आपके एसएससी एमटीएस में पूछे गए थे और एमटीएस के एग्जाम में बार बार इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाए 2022 के, 21 के, 20 के, यानी जितने इंपॉर्टेंट जहाँ तक हो सकते हैं। उसके बाद टॉपिक वाइज आएगा कि कौन सा मंदिर कहाँ स्थित है। यानी हर एक टॉपिक को एक वीडियो पर्सनल होगा जिसमें उसी की चर्चा की गई होगी। जैसे किस व्यक्ति की कहाँ समाधि स्थल है, तो उस वीडियो में हम टोटल समाधि स्थलों की चर्चा करेंगे। कौन सा व्यक्ति कहाँ से संबंधित है उसकी एक में चर्चा होगी। कौन से देश की कौन सी राजधानी है उसकी एक में चर्चा करेंगे। कौन से देश में कौन सी मुद्रा चलती है, तो वो लेक्चर बाद में आएंगे। पहले इस सीरीज़ को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 216 नंबर लिखा है, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल का एक महत्वपूर्ण, फिर से पढ़ लीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल का एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित है। ठीक, तो सब लोग जानते हो नालंदा विश्वविद्यालय। देखो पहला ऑप्शन क्या दिया है? पश्चिम बंगाल, नहीं होगा। दूसरे का बिहार, बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिहार। आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल का एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र कह रहा किस राज्य में स्थित है, तो वो बिहार। आगे के ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या इसके आगे के ऑप्शन भी देख लीजिए। अगला ऑप्शन क्या है? हरियाणा, नहीं होगा, और उत्तर प्रदेश, नहीं होगा। यानी कहाँ है? बिहार में। देखो ऑप्शन बी भी यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 217 नंबर लिखा हुआ है, 1927 में BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के साथ किस आंदोलन की शुरुआत की थी? ध्यान से समझो। यानी 1927 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के साथ किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो मंदिर प्रवेश आंदोलन। ठीक है ना, क्योंकि पहले क्या था? ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। पहले क्या होता था? दलित। दलित का मतलब समझो, यानी भारत में दलित उसको कहा जाता है जो निम्न कास्ट से आते हैं। ठीक है ना। अब पहले क्या होता था कि निम्न कास्ट वालों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था। आप आज भी देख रहे होंगे भारत में जातिवाद कितने चरम तक है। कहने का मतलब ये है कि भारत में अभी भी कुछ गाँवों में, कुछ जगह में जातिवाद पूर्ण रूप से फैला हुआ है। जातिवाद का मतलब होता है कि जो उच्च कास्ट का व्यक्ति है वो निम्न जाति के या निम्न कास्ट के व्यक्ति को अपने यहाँ खाना नहीं बराबर में बिठा के खवा सकता है। ठीक है ना। तो ये भारत में पहले बहुत चलता था, अब ज़्यादातर चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। बहुत जगह ये सब नियम ख़त्म हो चुके हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत कठिनाई में पड़े हैं। आप लोग अगर उनका जीवन परिचय या हिस्ट्री समझोगे तो उनके इतना कष्ट में भारत में किसी ने पढ़ाई नहीं की और उनके इतना पढ़ा लिखा भी उस समय कोई व्यक्ति नहीं था। समझो आप 32 डॉक्टरेट डिग्री थी उनके पास, कुछ इंडिया से, कुछ लंदन यूनिवर्सिटी से। आप समझ सकते हो क्या हम कहने का मतलब? जैसे आप PhD करोगे तो ये एक डॉक्टरेट की डिग्री हुई, आप MBBS करोगे तो ये एक डिग्री हुई। ऐसे ही उनके पास 32 डॉक्टरेट डिग्री थी। आप समझ सकते हो कितने पढ़े लिखे थे। लंदन यूनिवर्सिटी से ज़्यादातर उनकी थी। ठीक, यानी एक दलित व्यक्ति जिनको एक समय स्कूल में भी नहीं घुसने दिया जाता था, अगर वो किसी कुएँ में झाँकते वो तो कुआँ तुपवा दिया जाता था, है ना। तो ये जातिवादिता भारत में थी पहले। अगर वो किसी टिफ़िन को टच कर लें तो वो खाना फेंक दिया जाता था। अगर किसी के घर में घुस जाए तो उसको गाय के गोबर से लिपवाया जाता था। समझ रहे हो ना बात को? इतनी जातिवादिता थी। और उसी व्यक्ति ने, उन्हीं ने ही पढ़कर पूरे भारत में
जातिवाद को ख़त्म करने का प्रयास किया और उन्हीं ने ही संविधान लिखा। संविधान लिखने में कितना समय लगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिए। इसमें क्वेश्चन क्या कि 1927 में बी आर अम्बेडकर ने दलितों के साथ किस आंदोलन की शुरुआत की थी, तो मंदिर प्रवेश आंदोलन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 218 नंबर, लिखा है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। यानी वो कौन सी घटना हुई थी जो फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, किसने, महात्मा गांधी ने। तो वो घटना थी आपकी चौरी चौरा कांड। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यानी चौरी चौरा घटना के या चौरी चौरा घटना कांड के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 219 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है। गौतम बुद्ध वही महात्मा बुद्ध जिनको हम लोग भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं। तो गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो वो है आपका बैसाख। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, बैसाख। यानी बैसाख नाम का जो आपका त्यौहार है ये गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 220 नंबर, लिखा है किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है, तो वो थे आपके कनिष्क। ऑप्शन कहाँ पर है कनिष्क का, पहला लिखा मिलिंद, दूसरा लिखा चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा रुद्रदामन प्रथम और चौथा कनिष्क। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यानी कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 221 नंबर, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार आ चुका है। 1565 में तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो वो था 1565 ईस्वी में। ऑप्शन है इसका सही, कई बार एग्जाम में बन चुका है, जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। एक युद्ध यानी युद्ध एक जरूर ज़्यादातर क्वेश्चन पे पूछा जाता है पेपर में, कहने का मतलब कौन सा युद्ध कब लड़ा गया, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। जो भी आपके एसएससी के एग्जाम जैसे इसमें पूछा गया तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया 1565 में, कभी पूछेगा तराइन का प्रथम युद्ध, 1191 में तराइन का द्वितीय युद्ध, 1192 ईस्वी में पानीपत का युद्ध। इसी टाइप से एक युद्ध जरूर ज़्यादातर पेपरों में पूछा जाता है, यानी वो किस सन में लड़ा गया था। अगर ये नहीं पूछेगा तो किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो युद्धों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जरूर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 222 नंबर, लिखा है रंगून में जेल भेजे गए अंतिम मुगल सम्राट थे। यानी जो रंगून की जेल है, रंगून में जेल भेजे गए अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, वो थे आपके बहादुर शाह जफर। तो ऑप्शन इसका पहला ही सही हो जाएगा, बहादुर शाह जफर को रंगून में जेल भेजा गया था और ये अंतिम मुगल सम्राट थे। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 223 नंबर, लिखा प्रतिवर्ष गुरु नानक जयंती हिंदू कैलेंडर के किस महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। कहने का मतलब जो गुरु नानक जयंती होती है वो किस महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। कार्तिक लिखा है, चैत्र लिखा है, वैशाख लिखा है, आषाढ़ लिखा है, तो कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक, गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है, कार्तिक। जैसे अभी सावन चल रहा है, फिर भादव आएगा, फिर कुंवार आएगा, फिर कार्तिक आएगा। ठीक, तो कार्तिक की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। आप हिंदी के भी 12 महीने याद कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को क्या होता है जनवरी टू दिसंबर पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता है हिंदी कैलेंडर, हिंदी के नाम क्या होते हैं। तो ये आपका शुरुआत होता है चैत्र से, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादव, कुंवार, कार्तिक, फिर अगहन, फिर पौष, फिर माह, फिर फाल्गुन। ठीक, तो ये 12 महीने होते हैं, फिर चैत्र से चालू हो जाएगा। तो ये भी आप हिंदी वाले महीने भी ढंग से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 224 नंबर, ठीक है, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। यानी ब्लैक पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है, वो है आपका सूर्य मंदिर, जो कि कहाँ स्थित है, कोणार्क में, यानी उड़ीसा में। कहने का मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, ब्लैक पैगोडा का मंदिर के नाम से किसे जाना जाता है, तो सूर्य मंदिर को। सूर्य मंदिर कहाँ है, कोणार्क में। कोणार्क कहाँ है, उड़ीसा। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से सूर्य मंदिर कहाँ है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। ऐसे ऑप्शन आपको राज्य के रूप में दिए जाएंगे, तो आप उड़ीसा सही करोगे। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 225 नंबर, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन आ गया। देखो वही क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो बार बार हम वो बात बोलते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज़्यादातर बनता है। अभी बताया था तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन और ये था आपका लेक्चर नंबर 8। तो यहाँ तक हम लोग 225 कवर कर चुके हैं। अब इसके लगभग 20 या 25 क्वेश्चन और बचे जो आपके 2022 के थे। ठीक, तो ये सीरीज़ 2022 की कंप्लीट हो जाएगी अगले वीडियो से।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़्यादातर का सॉल्व करवाया जाएगा। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।